गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए तो डायरेक्ट टैक्स आज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ डेफिनेशंस समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन पार्ट को कवर करने से पहले हम इस पेपर का पैटर्न क्या रहता है एग्जाम में वो समझते हैं, पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर ये आपका ग्रुप फर्स्ट का पेपर नंबर 4 है, 100 मार्क्स का है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स कवर करता है 60 मार्क्स और इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी कवर्ड है वो है आपके 40 मार्क्स का। इसमें 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू अब डायरेक्ट टैक्स के कितने हैं और जीएसटी के कितने? डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यू आते हैं 18 मार्क्स के और जीएसटी के 12 मार्क्स के। 18 प्लस 12 हो गया आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू। एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ बातें। एमसीक्यू आपके सारे कंपलसरी रहते हैं, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलती। ठीक है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, कोई चॉइस नहीं मिलती, सारे कंपलसरी करने ही पड़ते हैं। और लेकिन आपके फाउंडेशन में शायद एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन सीए इंटरमीडिएट लेवल पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू आसान भी नहीं आते हैं। एमसीक्यू करने के लिए भी आपको डीप स्टडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 30 मार्क्स का हो जाता है आपका एमसीक्यू। 70 मार्क्स आपके डेस्क्रिप्टिव पोर्शन रहता है। अब उसमें डीटी और जीएसटी का कितना पोर्शन रहता है? टोटल आपके पेपर में, पेपर एक ही है, टैक्सेशन डीटी प्लस जीएसटी दोनों पेपर एक ही है। पेपर नंबर 4 100 मार्क्स का, उसमें टोटल आपके क्वेश्चंस आते हैं 7 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके रहते हैं डायरेक्ट टैक्स से, और जीएसटी में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके जीएसटी का पोर्शन होता है। आपके आंसर शीट अलग अलग रहेंगी। पार्ट ए डायरेक्ट टैक्स, पार्ट बी जीएसटी, आंसर शीट आपको अलग अलग भरनी है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टोटल 7 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन है और सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें से 3 क्वेश्चन हुए, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। मतलब इसमें आपको चॉइस मिल जाती है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से आपको सिर्फ 2 करने रहते हैं। अब आप बोलोगे सिर्फ 4 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके सब पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए बी सी डी हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में भी चार पार्ट बना देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 4 पार्ट बना देंगे, इस तरीके से। ठीक है, आपका 5th क्वेश्चन जो होता है वो जीएसटी का होता है और कंपल्सरी होता है, और सारे क्वेश्चंस आपके 14 मार्क्स के होते हैं। ऑल क्वेश्चंस 14 मार्क्स। अब इसमें मैंने बोला डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन 100 मार्क्स का, 100 में से 70% पोर्शन डीटी का। ठीक है, उसमें भी 70 का 70%, मतलब डेस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात करूं तो वो आपका कवरेज रहता है 42 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव पोर्शन में, और जीएसटी में आपके 28 मार्क्स डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। एग्जाम में आपका जो पेपर आता है वो इंग्लिश में ही आता है। अब स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम का भी है तो पेपर तो उसको इंग्लिश में ही मिलता है। इसका कारण क्या है? जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट बनाती है वो भी इंग्लिश में ही होता है, और ये सब पढ़ा इंग्लिश में ही जाता है। हालांकि हम क्लास में मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि न तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, न ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। लैंग्वेज मिक्स लैंग्वेज यूज की जाती है, बट पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा।
इवन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। हाँ, आपको लिखने में चॉइस मिलती है, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो वो हिंदी लैंग्वेज उसको हिंदी लैंग्वेज ही यूज करनी है, इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करनी है, पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है। और इसमें आपका स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड स्कोर रहता है 50 to 85 मार्क्स तक स्टूडेंट एग्जाम में इजीली स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको जो बुक्स प्रोवाइड करूंगा डायरेक्ट टेक्स्ट की, वो 2 बुक्स होंगी। एक तो मेन बुक जिसमें आपके सेक्शंस वगैरह उनका एनालिसिस वगैरह दे रखा होगा, और दूसरी बुक होगी मेरी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको सॉल्व्ड मिलेंगे वो इसलिए ताकि कई बार क्या होता है, हम जैसे पढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे, क्लास में सॉल्व किया वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट को हम होमवर्क देते हैं, कई बार स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि इसको हमको कैसे प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो वो सब आप देख सकते हैं। अगर सॉल्व होगा तो पहले आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद कर लीजिए, फिर उसको हमारे दिए हुए से कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा और एक मेन बुक मिलेगी। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको डायरेक्ट टेक्स्ट के 3 मॉड्यूल मिलते हैं और जीएसटी के 2 मॉड्यूल। इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आएगा आपके पास स्टडी मटेरियल, तो 3 आपके डायरेक्ट टेक्स्ट के रहते हैं और 2 जीएसटी के रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पेपर पैटर्न की बात कर ली। टोटल आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 14 मार्क्स, 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। चलिए, पेपर पैटर्न पर बात हो गई। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहली बात बताइए, टैक्स क्यों लगाया जाता है? कोई भी गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? किसी भी टाइप का टैक्स हो, गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है? रेवेन्यू के लिए। और कोई जवाब बताइए, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? हाँ जी, हाँ, गवर्नमेंट को कुछ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करनी है, कुछ डेवलपमेंट वर्क करना है कंट्री के लिए, तो गवर्नमेंट को भी अपने इस कामकाज के लिए पैसा चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू वो पैसा कलेक्ट करना पड़ता है और पब्लिक को सर्विस देनी पड़ती है, डेवलपमेंट के कुछ काम करने पड़ते हैं। तो टैक्स बताइए, कोई अपनी इच्छा से देता है क्या? क्या आपकी जो मर्जी हो टैक्स दे दो? नहीं, टैक्स तो वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता है, फोर्सफुली लिया जाता है, फोर्सफुली पब्लिक पे इम्पोज किया जाता है। तो टैक्स क्या है? टैक्स है मॉनेटरी बर्डन जो गवर्नमेंट लगाती है। लैंग्वेज है लेवीड बाय द गवर्नमेंट। लेवीड बाय द गवर्नमेंट मतलब, लेवी का मतलब इम्पोजिशन, लेवी का मतलब इम्पोजिशन, तो इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है। किस पर इम्पोज किया है? अपॉन द पर्सन्स। आगे चलकर हम पढ़ेंगे पर्सन में कौन कौन कवर होगा, इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, सारे पर्सन है, इनको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन पर ये टैक्स इम्पोज किया गया है, ये मॉनेटरी बर्डन है। और इम्पोज कैसे हुआ टैक्स? अंडर ए लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का मीनिंग समझते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। टैक्स लगाने का पावर गवर्नमेंट को किसने दिया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 होती है। पावर कहाँ से मिला इनकम टैक्स इम्पोज करने का, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
इसके अंदर आपके एक शेड्यूल 7 होती है, शेड्यूल 7 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 होती है। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट होती है, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड। लिस्ट फर्स्ट में जो मैटर्स लिखे हुए होते हैं उस पर कानून बनाने का पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और लिस्ट सेकंड में जो पावर होता है वो उन मैटर्स को कवर किया जाता है लिस्ट सेकंड में जिन पर कानून बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है एक्सक्लूसिवली। और लिस्ट थर्ड कॉनकरेंट लिस्ट कहलाती है, और उन मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट होती है। लिस्ट फर्स्ट कहलाती है सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट सेकंड कहलाती है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट थर्ड कहलाती है कॉनकरेंट लिस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने बोला कॉनकरेंट लिस्ट, लिस्ट थर्ड है, उसमें जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं उन पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? दोनों गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। अब मान लीजिए उस मैटर पर दोनों गवर्नमेंट्स ने कानून बना दिया, मैटर एक ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया उस पर, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, और दोनों के बनाए हुए कानून में कुछ पॉइंट्स को लेकर डिफरेंस आ रहा है। तो बताइए उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या प्रिवेल करेगा? उस सिचुएशन में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा उन पॉइंट्स पर। तो जहां पर भी रेपुग्नेंसी हो, मतलब डिफरेंस हो, वहां पर सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो शेड्यूल 7 जो है अपनी, उसके अंदर लिस्ट फर्स्ट के अंदर जो लिस्ट होती है इसके अंदर एंट्रीज होती हैं। तो एंट्री नंबर 82 से पावर मिला, लिस्ट के अंदर एंट्रीज होती हैं, एंट्री से पावर मिलता है। तो इनकम टैक्स इंपोज करने का पावर कहां से मिला? एंट्री नंबर 82 से। किसको मिला? चूंकि ये लिस्ट फर्स्ट का मैटर है तो पावर किसको मिला होगा इनकम टैक्स इंपोज करने का? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब इनकम टैक्स सेंट्रल लॉ है। ठीक है, तो ये है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है इनकम टैक्स इंपोज करने के लिए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ये अथॉरिटी मिली कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स इंपोज कर सके। ठीक है, इतना क्लियर है? तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के तहत ये पावर मिला है। क्यों मिला है? टू रेस फंड्स फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, ताकि पब्लिक को सर्विस दी जा सके। बट हाँ, टैक्स का पेमेंट फोर्स्ड पेमेंट है, टैक्स का पेमेंट फोर्स्ड पेमेंट है, मतलब टैक्स जबरदस्ती लिया जाएगा। ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं है और न ही डोनेशन है, फोर्स्ड पेमेंट है। और इंडिया में आपको पता है 2 टाइप के टैक्सेस प्रिवेल करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस पता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को इनकम हुई, मिस्टर ए को इनकम हुई। इस इनकम पर टैक्स देने के लिए क्या किसी दूसरे पर्सन को कहा जा सकता है कि मिस्टर ए की इनकम का टैक्स मिस्टर बी आप दे दो? ऐसे पॉसिबल है? नहीं। मिस्टर ए को इनकम हुई है, मिस्टर ए को ही टैक्स पे करना है। मतलब मिस्टर ए जिसको इनकम हुई है उसी को ही टैक्स अपनी पॉकेट से डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। ठीक है, तो इस इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल मिस्टर ए ही है। मतलब
ये टैक्स, इनकम टैक्स किसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, किसकी जेब पर डायरेक्टली बर्डन पड़ रहा है? मिस्टर ए की इनकम पर। जिसको इनकम हुई है उसी को ही इनकम टैक्स पे करना है, इसलिए ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? इनडायरेक्ट टैक्स कैसे ऑपरेट करता है? जैसे मिस्टर ए है, मान लो ये सेलर है, ये सेलर है, और दूसरा पर्सन है मिस्टर बी, ये बायर है। सेलर बायर दो पार्टीज। सेलर ने कोई गुड्स और सर्विस की सप्लाई की, गुड्स और सर्विस की सप्लाई की। जीएसटी में वर्ड यूज होता है सप्लाई, बेसिकली सेल ही है, ठीक है। तो सेल की सेलर ने बायर को, और बिल इशू किया। जो बिल बनाया गया उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा गया, फॉर एग्जांपल 100, और उसमें जीएसटी चार्ज हुआ 18%, तो 18 रुपए, 118 रुपए का मिस्टर ए ने इनवॉइस रेज किया इन द नेम ऑफ मिस्टर बी। तो बताइए इस सिचुएशन में टैक्स का बर्डन किस पर पड़ रहा है? मिस्टर बी पर टैक्स का बर्डन पड़ रहा है। ये टैक्स निकल किसकी जेब से रहा है? मिस्टर बी की जेब से निकल रहा है। लेकिन कानून कहता है कि गवर्नमेंट को ये टैक्स जमा कराने के लिए लायबल कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए ये 18 रुपीस जो उसने बी से चार्ज किए हैं इनवॉइस के अंदर ही, ठीक है। तो ऑल्दो बर्डन पड़ा है मिस्टर बी पर, मिस्टर बी की जेब से ये पैसे निकले हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल पर्सन कौन है? मिस्टर ए। तो मैं यूं बोलूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में ये टैक्स मिस्टर ए को अपनी ओन पॉकेट से बियर नहीं करना पड़ता है। क्या मिस्टर ए ने अपनी जेब से पे किया? नहीं, मिस्टर बी से वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। मिस्टर ए ने अपना टैक्स बर्डन शिफ्ट कर दिया मिस्टर बी पर, ठीक है। और लेकिन गवर्नमेंट को ये टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल कौन है? स्टिल मिस्टर ए। हमने डायरेक्ट टैक्स में देखा, डायरेक्ट टैक्स बड़ा सिंपल, कि जैसे ही मिस्टर ए को इनकम हुई, इस इनकम पर टैक्स मिस्टर ए ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपनी ओन पॉकेट से पे करने के लिए लायबल है। जबकि जीएसटी में क्या होता है? दूसरे पर्सन से वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ता है, अपनी ओन पॉकेट से बियर नहीं करना पड़ता। इसका मतलब मैं बोलूं डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंस पॉइंट आउट करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली इंपोज किया गया है किसी भी पर्सन पर। इंपोज सेम पर्सन पर हुआ, मिस्टर ए पर, और वही पर्सन गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी डायरेक्टली करा देगा, पे भी डायरेक्टली कर देगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट पर्सन गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए लायबल होता है, जैसे सेलर। लेकिन बर्डन किस पर पड़ा टैक्स का? फाइनल कंज्यूमर पर। जो गुड्स और सर्विस का कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर, उस पर टैक्स का बर्डन पड़ा। दूसरा पॉइंट, टैक्स का बर्डन डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं होता है, मतलब ओन पॉकेट से ही बियर करना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स। किसी दूसरे पर्सन पर आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स बर्डन शिफ्ट कर देते हैं हम अनदर पर्सन पर।
तीसरा डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। हाई इनकम हाई टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है वो एबिलिटी टू पे के कंसेप्ट पर बेस्ड है। आपकी ज़्यादा इनकम है, आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा। एबिलिटी टू पे के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में एबिलिटी टू पे को कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स और सर्विस पे लगाया गया, जैसे जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से कोई भी आइटम परचेस करने गए, फॉर एग्जाम्पल सोप और फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट। जब आपने ये आइटम मार्केट से परचेस किए, कोई गरीब आदमी परचेस करे चाहे अमीर आदमी परचेस करे, टैक्स का बर्डन गरीब पर और अमीर पर सेम पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें टैक्स पे करने की एबिलिटी को कंसीडर किया ही नहीं जाता। टैक्स का बर्डन चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, ऑल पर्सन्स पर इक्वल पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे अमीर आदमी पे कर रहा है वैसे ही गरीब को भी पे करना है। इसलिए कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या? दमन करता है। रिग्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी, गरीबों का दमन करता है। गरीबों को भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना अमीर को पे करना पड़ा। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव नेचर का कहलाता है और इसमें एबिलिटी टू पे को कंसीडर ही नहीं किया जाता। अच्छा, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम पर लगाया जाता है। एट प्रेजेंट एक ही है डायरेक्ट टैक्स और वो है इनकम टैक्स। कभी एक डायरेक्ट टैक्स और हुआ करता था, वेल्थ टैक्स। वो प्रॉपर्टी पे लगता था। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी होती थी उसके हिसाब से आपको वेल्थ टैक्स भी देना पड़ता था, लेकिन वेल्थ टैक्स हटाए हुए भी तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। तो डायरेक्ट टैक्स प्रॉपर्टी पे भी गवर्नमेंट इन फ्यूचर और लगा सकती है। एट प्रेजेंट तो इनकम पर ही है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? परचेस सेल पर, कंजम्पशन पर। और जीएसटी की पर्टिकुलरली बात करें, आपके कोर्स में जीएसटी ही है, तो वो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर। जीएसटी में सेल वर्ड यूज नहीं किया जाता है, उसके कंपैरिजन में वर्ड यूज किया जाता है सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर ये लगता है। अच्छा, कोई और भी है क्या इनडायरेक्ट टैक्स? जैसे इंटरमीडिएट लेवल पर आपके सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का पोर्शन नहीं है। जब आप फाइनल पे आओगे तो कस्टम ड्यूटी एक और इनडायरेक्ट टैक्स आप पढ़ोगे, सीए फाइनल के कोर्स में है। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी किस पे इंपोज की जाती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इंपोज की जाती है। तो एट प्रेजेंट इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स दो ही है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये तो हमने डिफरेंस समझ लिया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। अब कुछ छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें समझते हैं। बताइए, इनकम टैक्स इंपोज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? गवर्नमेंट को हमने बात की पावर तो मिल गया, एंट्री नंबर 82 किसकी? लिस्ट फर्स्ट। लिस्ट फर्स्ट कहां थी? शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 कहां थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो वहां से पावर मिल गया। तो गवर्नमेंट ने उस मैटर पर कानून बनाया होगा, तो उस कानून का नाम क्या है? उस कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कब बनाया गया? 1961 में बनाया गया। 1961 में बनाया तो गया, लेकिन अप्लीकेबल कब से हुआ? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से इंडिया में अप्लीकेबल हो गया। अच्छा बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल है या नहीं? जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल है।
इवन जीएसटी भी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल है। जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में स्पेशल क्यों कोई टीचर स्पेशली क्यों बोलता है? पहले कभी एक सर्विस टैक्स हुआ करता था, वो सर्विस टैक्स पहले मतलब जब भी सर्विस टैक्स हुआ करता था वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। इसलिए तब से हर कानून में अलग से लिखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। खैर, तो ये इनकम टैक्स एक्ट आपके अप्लीकेबल है पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग आपके जम्मू एंड कश्मीर, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इस इनकम टैक्स एक्ट में एवरी ईयर चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस कैसे किए जाते हैं आपको पता है? इनकम टैक्स एक्ट तो बन गया था ना 1961 में, तो चेंजेस कैसे होते हैं? एवरी ईयर होते हैं चेंजेस। कैसे होते हैं? अमेंडमेंट करती है गवर्नमेंट। कैसे करती है? बजट के थ्रू इस इनकम टैक्स एक्ट में एवरी ईयर चेंजेस किए जाते हैं। तो इसमें होते हैं एवरी ईयर चेंजेस। उन चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स के नाम से जानते हैं। चेंजेस करने का प्रोसेस क्या है? एवरी ईयर गवर्नमेंट बजट लेकर आएगी, और बजट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, क्या स्टेट गवर्नमेंट भी बजट लेके आती है क्या? यस, स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट होता है, ठीक है। तो हमें कौन सा बजट देखना है इनकम टैक्स के लिए? यूनियन बजट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बजट, यूनियन बजट। इस बजट में, बजट बहुत ही वाइड टर्म है, इस बजट का एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस बिल। इस बजट के अंदर होता है आपके फाइनेंस बिल। बजट बहुत ही वाइड टर्म है, उसके अंदर काफी सारी बातें होती हैं। उसका एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंस बिल। ये फाइनेंस बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है, पार्लियामेंट में पास कराती है इसे। पार्लियामेंट में बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में से रखा जाता है। पहले लोकसभा में पास होता है ये, फिर राज्यसभा में पास होता है। तो अच्छा, इस फाइनेंस बिल के अंदर बातें क्या क्या शामिल होती है? फाइनेंस बिल के अंदर क्या लिखा होता है? फाइनेंस बिल के अंदर दो बातें होती हैं। एक तो होता है आपके टैक्स रेट्स क्या होंगी, टैक्स रेट्स क्या होंगी, और अमेंडमेंट्स, कि हम इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स की बात होती है। तो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा। पहला स्टेप, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पहला स्टेप। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पुटअप किया जाएगा, वहां पर पास हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद भी कोई प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी रहती है क्या? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर उस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ना हो तो क्या होगा? पास नहीं हुआ, ठीक है। इफेक्ट ये पड़ेगा, फाइनेंस बिल दो स्टेप कंप्लीट कर ले, पास्ड बाय पार्लियामेंट और गॉट प्रेसिडेंशियल एसेंट। तो दूसरा स्टेप होता है कि इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाए। ये दो स्टेप कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? यही फाइनेंस बिल बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस बिल कन्वर्ट हो जाएगा अब फाइनेंस एक्ट में। तो दूसरा स्टेप क्या रहता है? दूसरा स्टेप आपका रहता है गॉट प्रेसिडेंशियल एसेंट, प्रेसिडेंशियल एसेंट, इससे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। तो दो स्टेप कंप्लीट हो जाएं आपके। तो
ये ही फाइनेंस बिल अब बन जाता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट। और अभी आपके नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट काम आएगा? 2022 वाला, 2023 वाला काम में नहीं आएगा। ठीक है, उसका कोई भी चेंज जो अभी बजट आया 2023 में, वो आपके नवंबर 23 एग्जाम्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका रीजन, लॉजिक अभी समझेंगे। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट आपके 2022 वाला काम आएगा। मतलब ये फाइनेंस बिल कब का काम? 2022 वाला। अच्छा, ये बजट आने की कोई पर्टिकुलर डेट होती है क्या? 1 फेब। तो ये बजट आपके आया था 1 फेब 2022 को, जो आपके लिए एप्लीकेबल है नवंबर 23 एग्जाम्स में। लॉजिक समझेंगे क्यों क्यों अभी वाला बजट 23 आपके नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, उसका लॉजिक अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो अभी हमने बात की, एवरी ईयर गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट लेकर आती है। क्या एनुअल बेसिस पर आता है? एनुअल बेसिस पे आता है। तो क्या इनकम टैक्स गवर्नमेंट को एनुअल बेसिस पर पे करना पड़ता है या मंथली बेसिस पर? इनकम टैक्स एनुअल लायबिलिटी है या मंथली लायबिलिटी? एनुअल। ठीक है, तो एवरी ईयर गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट लेकर आएगी। अब ये जो फाइनेंस एक्ट है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बनाया गया होगा। मैंने बोला एनुअल बेसिस पे आता है, तो किसी पर्टिकुलर ईयर को कवर करेगा। तो ये फाइनेंस एक्ट 2022 किस ईयर को कवर कर रहा है बताइए? फाइनेंशियल ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अच्छा, यही रनिंग ईयर है क्या अभी? यही रनिंग ईयर है ना अभी? अभी अगर मैं अभी फरवरी 2023 चल रहा है, तो ये डेट इसी फाइनेंशियल ईयर में फॉल करती है, तो यही रनिंग ईयर है अभी। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट बनाया जाता है किसी फाइनेंशियल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाता है, इसलिए एनुअल बेसिस पे आता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बीच में, अभी फाइनेंस एक्ट अभी आपके फाइनेंस बिल आ गया 2023, तो डेट फिक्स है, 1 फरवरी को ही आएगा। 1 फरवरी 2022, फिर 1 फरवरी 2023। गवर्नमेंट को मिड ऑफ द ईयर में इन दो डेट्स के बीच में अगर अमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस हो, तो अमेंडमेंट कैसे होगा? या वेट करना पड़ेगा 1 फरवरी आने का? क्या क्या लगता है आपको? क्या वेट करना पड़ेगा? बात समझ गया मेरी कि 1 फरवरी 2022 को बजट आया, फिर अगला बजट 1 फरवरी 2023 को। बजट में क्या होते हैं? अमेंडमेंट्स होते हैं। अगर इन दो पर्टिकुलर डेट्स के बीच में गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की नेसेसिटी फील हो, तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट कैसे करेगी? उसके लिए एक गवर्नमेंट अलग से अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएगी, उसको ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मिड ऑफ द ईयर कोई चेंज करने की, अमेंडमेंट करने की नेसेसिटी अराइज हो, तो कैसे होगा? अमेंडमेंट एक्ट आएगा अलग से या ऑर्डिनेंस पास करेगी गवर्नमेंट। चलिए, अभी मैंने बोला फाइनेंस एक्ट 2022 कवर कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 को। अब बताइए, इस ईयर की, इस पर्टिकुलर ईयर की इनकम पर मेरे को टैक्स लगाना है, तो टैक्स क्या? अभी रनिंग ईयर चल रहा है, मेरे को बताइए मेरे इस पर्टिकुलर ईयर
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की इनकम मेरे को अभी पता पड़ सकती है क्या? अभी फरवरी 2023 चल रहा है, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मेरे को कितनी इनकम होगी पूरे साल में, क्या मैं अभी बता सकता हूं? रनिंग ईयर में मैं अभी बता सकता हूं क्या? नहीं बता सकता। कारण जब तक ईयर एंड नहीं होगा 31 मार्च 2023 तक भी इनकम हो सकती है। तो जब तक 31 मार्च 2023 एंड नहीं होगा तब तक मैं अपनी इनकम एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितनी है। मतलब ईयर एंड होना चाहिए, तो ईयर एंड तो 31/3/2023 को होगा। उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि मेरे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की इनकम कितनी है। तो गवर्नमेंट बोलती है ये प्रॉब्लम हमें पता है, रनिंग ईयर के दौरान आप अपनी एग्जैक्ट इनकम डिटेल की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकते, हमें पता है। तो ये बताने के लिए हम आपको 1 साल देते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो इनकम हुई है वो आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कब? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका हो जाएगा 23-24। मतलब इनकम तो बिलोंग करती है 2022-23 से, लेकिन वो इनकम हमें कैलकुलेट करनी रहती है, कंप्यूट करनी रहती है 2023-24 में। ऑल्दो इनकम 22-23 की है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, कैलकुलेट करने को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, एसेस करना। एसेस इनकम एसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी। कब? 23-24 में। ऑल्दो इनकम है वो 22-23 की। तो आपने अभी कभी भी ऐसा सुना कि एक सीए के लिए फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर नहीं होता है, उसके लिए प्रीवियस ईयर होता है या असेसमेंट ईयर होता है। ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या माजरा है, इसको डिटेल में समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज की जाती है। हम फाइनेंशियल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं करते, हम सारी बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ये क्या माजरा है समझते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है उसे कहा जाता है यहां पर प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में उस इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, एसेस करते हैं, कैलकुलेट कब करने बैठते हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को जिसमें हम वो एसेस करने बैठते हैं उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में ये स्पेसिफिक टर्म्स यूज होती हैं ईयर के लिए। तो इनकम टैक्स में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इनकम टैक्स में सारी बातें फाइनेंशियल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोली जाती हैं, प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती हैं और असेसमेंट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है। तो अब मुझे बताइए, कोई बोले आपके लिए कि प्रीवियस ईयर बताइए, आपके एग्जाम में कौन सा प्रीवियस ईयर रहेगा? तो प्रीवियस ईयर कौन सा? 2022-23। और उसी इनकम को एसेस करने के लिए आपका असेसमेंट ईयर क्या रहेगा? 2023-24। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में अभी भी डाउट रहता है कि नवंबर 23 एग्जाम्स में फेब 23 वाला बजट क्यों नहीं आता है? लॉजिक समझ रहे हो? अभी मैंने क्या सवाल उठाया है कि नवंबर 23 एग्जाम्स में फेब 23 वाला बजट क्यों नहीं आता है? तो शुरू से देखो मैंने क्या बताया।
ये फाइनेंस बिल जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो कौन सा वाला आता है? 1 Feb 2022 वाला आएगा। कारण, अब कारण समझना, मैंने बोला किस पर्टिकुलर ईयर को ये कवर करेगा, किस ईयर की इनकम को कवर करेगा। ये वाला ईयर आपका बताइए 22-23, 1 अप्रैल 2022 से शुरू, 31 मार्च 2023 को खत्म। तो सिस्टम ये है कि 1 फरवरी 2022 को ही गवर्नमेंट ने बता दिया, 1 फरवरी 2022 को ही गवर्नमेंट ने बता दिया कि हम 1 अप्रैल 2022 से क्या चेंजेस करने वाले हैं। मतलब गवर्नमेंट पब्लिक को एडवांस में इन्फॉर्म कर रही है कि 1 अप्रैल 2022 से आपके कौन से चेंजेस इफेक्टिव हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने कब बता दिया? 1 फरवरी 2022 को ही बता दिया। तो ये किस ईयर को कवर कर रहा है अभी यहां पर? फाइनेंस एक्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर 22-23 को कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी जो फाइनेंशियल आपका जो बिल आया, फाइनेंस बिल बजट, अभी जो फाइनेंस बिल आया 2023, फाइनेंस बिल 2023 आया। ठीक है, ये किस फाइनेंशियल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है? ये आया आपका इस डेट का, तो ये किस फाइनेंशियल ईयर को कवर करेगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो इनकम होगी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो इनकम होगी, फिर उसको एसेस उसके वेरी नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा। तो फिर उसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 24-25। ठीक है, तो अभी नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो सीए स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली बात करूं तो ये वाला किन स्टूडेंट्स के लिए कवर एप्लीकेबल होगा? जो मई 2024 में अपीयर होंगे या नवंबर 2024 में अपीयर होंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला काम आएगा आपका फाइनेंस एक्ट 2022, जो कब आया था? 1 Feb 2022 को आया था। लॉजिक समझ आया कि 1 फरवरी 2022 को आया, उसमें आप जो पर्सन है जिससे टैक्स वसूलना है उसको एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये चेंजेस एप्लीकेबल होने वाले हैं। ये चेंजेस एप्लीकेबल कब से होने वाले हैं? 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होने वाले हैं, और हम आपको एडवांस में बता रहे हैं, 1 फरवरी 2022 को ही बता रहे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि आपके लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है प्रीवियस ईयर 22-23, और उस ईयर की इनकम को कंप्यूट करने के लिए, एसेस करने के लिए, वो हम एसेस वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर 23-24। ये लॉजिक पूरे इनकम टैक्स में काम आएगा। आगे से मैं फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज ही नहीं करूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर या रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि एक सीए की लाइफ में फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है, या तो प्रीवियस ईयर होता है या असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, अच्छा बताइए, इनकम टैक्स किस पे इंपोज किया जाता है? पर्सन पर, पर्सन पर इंपोज किया जाएगा? किसी बॉडी पर? बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट पे इंपोज होगा। तो बताइए इंडिविजुअल पे इंपोज नहीं होगा? तो यहां पर आपको पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, यहां पर आपको पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दे रखी है। अब एक बात और
कल की क्लास में बताऊंगा कि ये सेक्शन 2 मैंने ब्रैकेट में लिखा सब यहां पर 31, इसको मैंने सब सेक्शन क्यों नहीं बोला, मैंने इसको क्लॉज क्यों बोला, इसको मैंने सब सेक्शन क्यों नहीं बोला, क्लॉज क्यों बोला। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक बेसिक बात समझ लो। इनकम टैक्स में आपके दो सेक्शन होते हैं, एक तो सेक्शन 2 और 10, सेक्शन 2 और 10, इसके अलावा बाकी अदर सेक्शंस की कहानी अलग रहती है और इन दो सेक्शंस की कहानी अलग है। सेक्शन 2 और सेक्शन 10, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला अभी पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दे रखी है, यहां पर मैंने जो विद इन ब्रैकेट लिखा उसको मैंने क्लॉज बोला, सब सेक्शन नहीं बोला। ठीक है, अब आगे चलकर हम जैसे और सेक्शंस पढ़ेंगे सेक्शन 2 और 10 के अलावा, जैसे 10 में भी सेक्शन 10 क्लॉज 1, इन दो सेक्शन में विद इन ब्रैकेट जो आएगा उसे हम क्लॉज बोलेंगे। इसके अलावा जो भी सेक्शंस होंगे, जैसे आगे चलकर हम सेक्शन 23 पढ़ेंगे, उसके भी आगे विद इन ब्रैकेट दे रखा होगा। अब इसको क्लॉज बोलूं या सब सेक्शन बोलूं, इसे सब सेक्शन बोला जाएगा। तो विद इन ब्रैकेट जो चीज लिखी होती है उसको भी दो तरीके से इंटरप्रेट करने का सिस्टम है। सेक्शन 2 और 10 के लिए विद इन ब्रैकेट जो लिखा है वो क्लॉज कहलाता है, और सेक्शन 2 और 10 के अलावा जितने भी सेक्शंस होते हैं उनके जो विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं सब सेक्शन। ठीक है, तो बेसिक आपका यह है। चलिए, और लास्ट में एक छोटी सी बात, जब हम किसी पर्सन से टैक्स वसूल करते हैं तो हम उस पर्सन को बोलते हैं एसएससी। एसएससी कौन? एसएससी ऐसा पर्सन जिससे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ली जानी है। तो जब भी इनकम टैक्स में हम किसी पर्सन की इनकम को एसेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं एसएससी। आगे सारे डिस्कशन में वर्ड यूज होगा एसएससी, कि एसएससी की इनकम निकालो, एसएससी को इस हेड में इनकम हुई। हम पर्सन वर्ड यूज करेंगे ही नहीं, उसके बजाय वर्ड यूज करेंगे एसएससी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल समझते हैं।